अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी 2025 है और आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली आपने थंबनेल देख लिया होगा कि उन स्टॉक को टारगेट करेंगे जो हाई ग्रोथ स्टॉक है, जिसमें ज़्यादा हाई बेनिफिट है शेयर होल्डर्स को। तो इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। और आज की प्रेजेंटेशन बनाने का बेसिकली मकसद ये भी था कि हम लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड होते हैं दूसरे दूसरे लोगों की सजेशन से, और छोटे और पैनी स्टॉक और बेकार कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरी कोशिश होगी ऐसे स्टॉक हमारी प्रोफाइल में या वॉच लिस्ट में होनी चाहिए जो जो जिसमें पोटेंशियल फंडामेंटली बहुत अच्छे हो। तो इंशाल्लाह उन तमाम 10 स्टॉक को कवर करूंगा आज की प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। सबसे पहले आज की जो शेयर है वो होंडा कार है। होंडा के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हिस्ट्री में, दो तीन रिसेंटली बनाई थी, तकरीबन पिछले तीन तीन से 6 महीने में। आप जाके देख सकते हैं होंडा कार की बेसिकली क्यों मैं समझता हूँ कि हाई ग्रोथ स्टॉक है। एक इसकी वजह ये कि इसने 5 अरब की इन्वेस्टमेंट करने का इसका माइंड सेट है टू इस्टेब्लिश। और क्यों करनी है? क्योंकि वो हाइब्रिड हाइब्रिड कार की फैसिलिटी को पाकिस्तान में बनाना चाहता है, जिसके बाद ये होगा कि जो उनके इंपोर्ट चैलेंजेस होते हैं वो चैलेंजेस नहीं होंगे। लोकली बनाएंगे और लोकली मैन्युफैक्चर करके लोकली डिस्पैच करेंगे गाड़ियाँ। तो कि इस एक ये बड़ा एक इंसेंटिव था। दूसरी चीज़ ये हाइब्रिड गाड़ियों में वेंटर हो रहा है। आपको मैं याद दिलाऊं, लास्ट ईयर या 2 साल पहले, अब तो 2025 आ गया, साजगा इंजीनियर की हाइब्रिड गाड़ी आई थी, जिसके बाद हमने देखा एक फोर व्हीलर्स आई थी, और जिसके बाद हमने देखा एक अच्छा खासा कंपनी में ग्रोथ नजर आई। तो मैं समझ रहा हूँ इसकी गाड़ी के बाद भी हमें इसमें एक पोटेंशियल ग्रोथ नजर आ सकती है आने वाले 12 से 18 महीनों में। जब पाकिस्तान की मार्केट के बारे में थोड़ा सा बात करूँ होंडा कार के हवाले से, हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा ब्रांड फेवरेट है, या जो एक माइंड में गाड़ी बैठी है वो हमेशा हम लेते हैं। तो जब हमारी पॉपुलेशन इस तरह की, हमारा यूज़र इस तरह का है गाड़ियों का भी, तो होंडा हमेशा ही फेवरेट रहेगा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ इस गाड़ी की डिमांड कम होना बहुत कम है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि थोड़ी कम हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो और स्पेशली होंडा कार काफ़ी गवर्नमेंट के भी इसको एक रिसेंटली में कॉन्ट्रैक्ट का पड़ा था कि टैक्स कस्टम टैक्स अथॉरिटी होंडा कार की गाड़ियाँ बाय कर रही है। फिर उस पर भी थोड़ी डेवलपमेंट आई कि वो ऑर्डर वापस ले लिया। फिर मैंने वापस, रिसेंट डेवलपमेंट ये थी कि मजीद इसको वो ऑर्डर वापस रिज्यूम हो गया, ऑर्डर मिल गया। तो इसकी वजह से पोटेंशियल है इसमें मजीद आगे बढ़ने का, इस कंपनी में प्रॉफिट में आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ उसको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, इसके डिप्स पे बाय करके इसको होल्ड करना चाहिए 12 से 18 महीने। नेक्स्ट स्टॉक है पाकिस्तान ऑयल फील्ड। अच्छा, पाकिस्तान ऑयल फील्ड मैंने अपने स्टॉक में क्यों लिया? मारी क्यों नहीं लिया? मारी पे इंशाल्लाह कवर करूंगा, मारी भी इंक्लूडेड है। लेकिन पाकिस्तान ऑयल फील्ड लेने का वजह ये थी कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड लास्ट ईयर, अगर मैं बात करूं 2023 की बात करूं पहले, तो बहुत अच्छा साल था इस कंपनी के लिए। क्योंकि इस कंपनी का काम इस तरह से है कि ड्रिल करती है, तेल निकालती है, बेचती है। तो जो ड्रिल करती है तो उसमें बड़ा टाइम लगता है, और इस कंपनी की एट अ टाइम कुछ साइटें ड्रिलिंग फेज पे होंगी, एट अ टाइम कुछ साइटें प्रोडक्शन फेज पे होंगी। तो 2023 में बहुत सारी साइट्स प्रोडक्शन फेज में थी, 2024 में बहुत सारी साइटें ड्रिलिंग फेज पे थी। जब ड्रिलिंग फेज पे थी, बहुत ज़्यादा मेजर रिसर्च कॉस्ट लगी, ड्रिलिंग कॉस्ट लगी, जिसके बाद इसके प्रॉफिट कम हुए 2024 में। अब 2025 वो वक्त है जब वो ड्रिलिंग कॉस्ट हो गए, अब इसके नतीजे में जो ऑयल निकलने के फेज पे पहुंचे हैं, तो इसको यूटिलाइज करने वाला फेज होगा 2025 और 2026। तो इस वजह से मैं समझता हूँ इस साल इसके लिए अच्छा गुजरेगा। कुछ दो तीन पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि भाई इसके सर्कुलर डेट नहीं है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अब आप देख सकते हैं 23 में इसकी, 24 में इसके अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर हम देखें बड़ा बेहतर गुजरा। इसकी वजह ये कि इम्प्रूवमेंट साइड बाई, इसकी वजह ये कि भाई अब मैंने जैसे जिक्र किया, ड्रिलिंग कॉस्ट वन ऑफ कॉस्ट है, और उसको और कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसे 3 4 साल में इसकी मैसिव ड्रिलिंग कॉस्ट होगी। तो वो पिछला साल वो साल था ड्रिलिंग कॉस्ट वाला, तो हम देखेंगे आगे आने वाले वक्त में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लास्ट ईयर थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, लेकिन रिसेंट फिर इसको कवर अप कर लिया। डिविडेंड पे आउट की बात करें, डिविडेंड पे आउट रिसेंटली इसने अनाउंस किया था, तो डिविडेंड पे आउट इसका अच्छा है। करंटली एक्स डिव वैल्यू पे मेरे ख्याल में नेक्स्ट फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे वाले दिन इसकी क्लोज आउट बुक क्लोजर डे होगी। 10 फरवरी से लेके 12 फरवरी बुक क्लोजर है। तो जिसने फ्राइडे को लिया होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको मिल जाएगा डिविडेंड। नेक्स्ट इज फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, FFCL। अच्छा, FFC। अच्छा, ये कंपनी मैं बार बार की पोर्टफोलियो में रहता हूँ। इसकी वजह ये है कि जितनी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी है, और जिस इकोनॉमी को जो डोमिनेटिंग पावर्स है ना, वो सर्टेन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के पास है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा,
लेकिन एफएफसी में भी उनका बड़ा स्टेक है। तो इस वजह से, और एफएफसी के डिविडेंड से ना बहुत ज़्यादा उस तरह के फौजी ग्रुप हो गया, इनकी इनकम वापस है। तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से एफएफसी में हमेशा ही पोटेंशियल रहेगा, एफएफसी कंपनी प्रेशर में रहेगी डिविडेंड अनाउंस करने के। तो शेयर होल्डर के पॉइंट से आप देखें तो शेयर होल्डर पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसलिए इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ। और इसकी एक ही वजह, दूसरी वजह ये, एफएफसी के जो ऑपरेशन है ना, फर्टिलाइजर कंपनी, इसकी मेन कॉस्ट इसकी इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस है। गैस इसको डायरेक्ट माड़ी पेट्रोलियम से मिलती है जो कि सस्ती मिलती है, तो इसकी वजह से इसको एक एज है एंग्रो फर्टिलाइजर के ऊपर, मतलब एंग्रो फर्टिलाइजर के मुकाबले में इसको ज़्यादा सस्ता मिलता है, तो इस वजह से इसके ऑपरेशन पॉजिटिव ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू एंग्रो फर्टिलाइजर। तो बेस्ड ऑन दैट मैं समझता हूँ उसको अपने पोर्टफोलियो में मजीद 12 से 18 महीने रखना चाहिए फॉर डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल ग्रोथ। और रिसेंटली इसने मर्जर भी किया एफएफबीएल के साथ, तो एफएफबीएल भी इटसेल्फ भी प्रॉफिटेबल में थी, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और तो इसके बाद इसके एक बड़ा मैसिव हाइक नजर आया इसके प्राइस में, मैं समझता हूँ स्टिल कोई मसला नहीं, ऊपर गए वापस, और भी ऊपर जाने के इम्कान है। नेक्स्ट इज एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। एंग्रो होल्डिंग के साथ हाल में बड़ा ही वो हुआ कि एंग्रो कॉर्पोरेशन थी, फिर वो मर्ज होकर दाऊद हरकुलस के साथ मर्जर बन गया, नई कंपनी का नाम बना एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। इसके मर्जर का क्या हुआ वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में काफी लोगों ने बनाया बताया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट जो अब कंपनी बनी है ना, उसका नाम है एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। और वो कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है, इन्वेस्टिंग कंपनी है उसकी। उसका मॉडल सेम टू सेम वही जो एंग्रो कॉर्पोरेशन का था, मतलब ये है क्योंकि एंग्रो कॉर्पोरेशन ये इफेक्टिवली नाम चेंज होकर एंग्रो होल्डिंग बन गया। काम अभी भी वही करती है कि मैंने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स है, और उसके उस पे इन्वेस्ट करके डिविडेंड कमाती है, और अपनी सब्सिडी और नई सब्सिडीज में इन्वेस्ट करती है, और इसके बाद शेयर होल्डर्स को देती है। तो इसमें इसके काम में कोई चेंज नहीं आया, मैं समझता हूँ। इसकी इसकी बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है ना, तो इसलिए मैं इसको स्टिल अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। डिविडेंड डील वाइज बहुत अच्छा शेयर कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद है फैसल बैंक लिमिटेड। अच्छा, फैसल बैंक को मैं बार बार पता नहीं क्यों अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ जबकि इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती। मुझे लगता है फैसल बैंक कुड बी अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक बैंक, और इसमें इस तरह से एक ग्रोथ आ सकती है क्योंकि एक छोटे बैंकों में एक अच्छा बैंक है। छोटे बैंकों में हर बैंक अच्छा नहीं, लेकिन छोटे बैंकों में जो अच्छा बैंक है, तो मैं समझता हूँ उसको हमारे पास पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर बैंकिंग का कोई शेयर रखना चाहते हैं तो। बाकी ऑब्वियसली लोग इसको मीज़ान से कंपेयर करते हैं, मैं समझता हूँ मीज़ान से कंपेयर करना बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि मीज़ान ऑलरेडी बहुत वेल स्टेब्लिश और बड़ा बैंक है, और ये बहुत छोटा बैंक है, लेकिन स्टिल इट हैज़ पोटेंशियल टू गो अप, तो मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा फॉर लॉन्गर टर्म। नेक्स्ट इज मिलर ट्रैक्टर। अच्छा, मिलर ट्रैक्टर के बारे में बहुत ही ज़्यादा हाइप्स क्रिएट हुई है, बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं, बस देख रहे हैं। और उसमें देखा फ्राइडे वाले दिन भी एक नेगेटिव, फ्राइडे नहीं, कल इसमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखी। इसकी वजह ये थी कि इसका एक सेल्स टैक्स का मसला चल रहा है, जिसमें कोर्ट ने इसके अगेंस्ट बात कर दी, मतलब कंक्लूड कर दिया। तो फिर ये डिटरमाइन किया कि ये कंपनी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इसको चैलेंज करेगी, जिसका रिजल्ट नजर आएगा। लेकिन इवेंचुअली अगर हम बात की जाए ना, मिलर ट्रैक्टर का, मैं थोड़ा 6 महीने पहले जाऊं तो इनका एक डिविडेंड अनाउंस होना था। जो डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ, वो मर्जर की बेसिस पे वो स्टक हुआ था डिविडेंड, और कंपनी ने बोला था जैसे ही मर्जर हो जाएगा तब हम डिविडेंड अनाउंस करेंगे, और मर्जर हो चुका, अप्रूव हो चुका कोर्ट से। तो अब इसका डिविडेंड जो एक बड़ा डीयू है, एक चीज़। दूसरी चीज़ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, तो इस वजह से मैं समझता हूँ जब एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है, तो उसको क्यों ना रखा जाए, बिल्कुल रखा जाए अपने पोर्टफोलियो। बाकी जो भी ये कोई कोर्ट का जो केस इस पे, मतलब सेल्स टैक्स का जो केस इस पेंडिंग है, और जिसको इसका रिजल्ट इसके अगेंस्ट या फेवर में आता है, तो इससे मैं समझता हूँ लॉन्गर टर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं बनो, इम्पैक्ट हो तो उससे कोई मसले वाली बात नहीं। लोगों की नेगेटिव रिएक्शन का हमें एज अ रैशनल इन्वेस्टर्स का फायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट इज मारी पेट्रोलिंग। अच्छा, मारी पेट्रोलिंग के बारे में तो इतना हर नेक्स्ट डे कोई ना कोई अपनी बोलते हैं व्यू दे रहा है। मेरा एक क्लियर कट व्यू है, कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी, रिसेंटली जो उसने बोनस दिए जिसकी वजह से इसकी ईपीएस ज़रूर कम हो गई, लेकिन इवेंचुअली इसकी प्रोडक्शन और इसके ऑपरेशन की बात करें ना, बड़ा ही मैसिवली ग्रोथ आया है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कंपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और आईटी सेक्टर की तरफ जा रही है, तो मैं समझता हूँ दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ इसलिए इसको अपने पास पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। रिसेंटली 800-900 उसने टच किया था, और फिर डिप आ गया,
लोगों ने इस तरह कहा कि ये बबल था, फट गया। तो मैं समझता हूँ इवन लेस से बबल फट भी गया तो स्टिल बहुत नीचे आ चुका है बबल फटने के बाद, तो टेक्निकली भी सजेस्ट करता है कि इसको बाय करना चाहिए। फंडामेंटली तो मैंने बता दी, रिजल्ट्स अच्छे हैं तो करना चाहिए। तो कीप दैट इन माइंड, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए इसको। नेक्स्ट है कोलगेट पाल्मोलिव। अच्छा, कोलगेट पाल्मोलिव के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं बहुत महंगा शेयर है, डिविडेंड यील्ड तो 2-3% है तो बेकार है। आई थिंक अगर आप सिर्फ डिविडेंड यील्ड की पॉइंट से देखें ना तो अच्छा शेयर नहीं है ये। लेकिन आप इसको कैपिटल ग्रोथ की पॉइंट से देखें तो बड़ा अच्छा शेयर है। पिछले 6 महीनों में इसने तकरीबन तकरीबन 300-350 का आपको गेन, कैपिटल गेन की मद में दिया है। और डिविडेंड तो दिए ही दिए। और रिसेंटली भी अनाउंस किया, जब एक्स डिविडेंड हो गया 32 रुपये मेरा ख्याल में अनाउंस किया। तो इस वजह से मैं इसको कैपिटल ग्रोथ की वजह से अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ। और अपनी सेक्टर की बात करूँ या एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट से बात करूँ, बड़ा स्टेबल इन्वेस्टमेंट कहना इसको गलत नहीं होगा। ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं है शेयर में, वॉल्यूम भी कम है। एग्जिट करना डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ उसमें स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं इसको रखूंगा अपने शेयर स्टॉक पोर्टफोलियो में नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। और इसके बाद नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट इज एटलस होंडा। अच्छा, एटलस होंडा क्यों मैं समझता हूँ उसको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। एक तो बेसिक रीज़न ये है कि इसके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट बड़ा अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके फ्री फ्लोट 10% है, 90% स्पॉन्सर्स के पास है। जब कोई भी कंपनी का स्पॉन्सर्स अपने पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग रखता है तो उसका मतलब है कंपनी में कुछ दम तो है। तो इसलिए रखता है। रिसेंटली अगर इसकी बात की जाए, कैपिटल ग्रोथ इसमें अच्छी है, लेकिन डिविडेंड डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड यील्ड इतनी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन कैपिटल ग्रोथ अच्छा है। तो मैं इस वजह से इसको रखूंगा अपने पोर्टफोलियो में। ज़्यादा नहीं रखूंगा, एटलस होंडा में कम रखूंगा, लेकिन रखूंगा। करंटली बात करें, अगर एटलस होंडा की बात करें, बनाती क्या बाइक बनाती है। और इसका बाइक का जो कंपटीटर है ना, करंटली कोई भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो इतनी रेपुटेशन जो सेट हुई है ना मार्केट में, मैं समझता हूँ उसका कंपटीशन थोड़ा मुश्किल है होंडा के टक्कर की बाइक लेके आना। ऑल्दो हो सकता है कि फ्यूचर में आ जाए इलेक्ट्रिक वर्जन में, लेकिन फिलहाल मुझे नज़र नहीं आता। इस वजह से मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ रहेगी रहेगी मार्केट में। तो विद दैट सर, इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म। और डिप्स पे बाय करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। और इस शेयर को मैं लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो में रखने के साथ साथ सबसे कम वेटेज इसको दूंगा, ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि अच्छा शेयर तो है, लेकिन रिस्की भी एट द सेम टाइम है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, लोग बोलते हैं मीज़ान बैंक क्यों नहीं रखा। भाई मीज़ान बैंक में रखा, एंड पे इसलिए रखा है। एक तो ये शेयर मैं समझता हूँ अब इसमें इतना ग्रोथ नहीं जितना अदर शेयर्स में, इसीलिए इसका सीक्वेंस सबसे लास्ट मैंने फिलहाल रखा। मीज़ान बैंक में इन्वेस्ट करने की क्लियर कट वजह ये इसका डिविडेंड यील्ड एक्सलेंट है। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड की वजह से मैं रखूंगा, कैपिटल ग्रोथ की वजह से नहीं रखूंगा। हिस्टोरिकली मैंने बोलता आया हूँ कि मैं कैपिटल ग्रोथ की वजह से रखता था, क्योंकि उस वक्त कैपिटल ग्रोथ के चांसेस थे और जो कि मिला भी। लेकिन अब रिजल्ट्स देखे ना, इसके रिसेंट रिजल्ट और रिसेंट मूवमेंट शेयर्स में इतनी ज़्यादा नहीं रही, और 230 220 से लेके 240 के दरमियान घूमता रहा। तो मैं समझता हूँ अब इसमें कैपिटल ग्रोथ से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड ज़्यादा मिलेगी। तो इस हिसाब से मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा। और अगर बैंकिंग सेक्टर में बात करूँ, इस्लामी बैंकिंग में, तो मैं मीज़ान को सबसे पहली प्रायोरिटी दूंगा, इरिस्पेक्टिव कोई छोटा बैंक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, स्टिल मैं मीज़ान को ज़्यादा वेटेज दूंगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट से। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा व्यू था। ये 10 शेयर्स शेयर करने का रीज़न ये था, क्लियरली कट मैसेज ये कि रीज़न ये था कि आप तमाम छोटे और शेयर्स से बचे, बेकार कंपनियों में इन्वेस्टमेंट से बचे, हाई वॉलेटाइल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट से बचे, और अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें, अच्छे शेयर्स में कमाएं। ये जितने भी शेयर्स मैंने शेयर किए ना अभी तक आज, ये तमाम वो शेयर हैं जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से मैंने इसको शेयर किया आपके पास। और सजेस्ट करूंगा कि इन्हीं में आपके पास होल्डिंग होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि आपको नुकसान ना हो। इन केस अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी हो जाए, डिप हो जाए, क्रैश हो जाए, स्टिल की कंपनी लॉन्गर टर्म में आपको कमा के देंगी। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम। कोई चीज़ मिस आउट की तो लाजमी बताना। अस्सलाम वालेकुम।